नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वैदिकालीन शिक्षा का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं और इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हम सुपर टेट की तैयारी की जो जितने भी सिलेबस थे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे थे। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं वैदिकालीन शिक्षा का। तो चलिए हम वैदिकालीन शिक्षा की बात करते हैं। तो देखिए, हम इससे पहले जो वैदिकालीन शिक्षा थी उसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। एकदम सीरियल वाइज से एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो ये लास्ट वीडियो है वैदिकालीन शिक्षा का, उसके बाद हम बौद्धकालीन शिक्षा को पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये वैदिकालीन शिक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले होंगे, यानी जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, उस सभी पॉइंटों को हम इस पर कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इससे पहले मैंने बताया था कि वैदिकालीन शिक्षा क्या थी, यानी कि वैदिक काल का जो समय था, ऋग्वेद का काल का समय था, उस समय हमारे देश में मतलब शिक्षा का प्रसार कैसा था, उस शिक्षा के प्रसार के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा। उसके बाद हम इसके दूसरा पार्ट लेकर आया, जो कि कुछ शब्द छूट गए थे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। तो इस वीडियो में उस पॉइंटों को हम कवर करेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार पहली चीज है कि बालक का जब गुरुकुल में प्रवेश होता था तो उस समय उसका जो गुरु होते थे गुरुकुल के, वह बच्चों का उपनयन संस्कार किया करते थे। ठीक, तो देखिए, उपनयन संस्कार जब होता था, तो जब बालक का उपनयन संस्कार मतलब हो जाता था, तो उनको क्या क्या कहते थे? अंतःवासी, ब्रह्मचारी और कुलवासी उनको कहा जाता था। मतलब इन नामों से उनको कहा जाता था कि वो अंतःवासी, ब्रह्मचारी और कुलवासी के नाम से उनको जाना जाता था। ठीक, अब आगे चलिए। तो उनको क्या कहा जाता है उपनयन संस्कार में कि अंतःवासी, कुलवासी और ब्रह्मचारी कहा जाता था। और एक द्विज भी कहा जाता था, वो पिछले वीडियो में मैंने उसको बता दिया हूँ, तो उसको समझ लीजिएगा। द्विज मतलब दूसरा जन्म लेना। ऐसा माना जाता था वैदिकालीन शिक्षा में कि पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन दूसरा जन्म जो है उसका गुरु देता है, तो वो माना जाता था वैदिकालीन शिक्षा में। ठीक, तो ये तो हो गया। अब चलिए, उपनयन संस्कार हर वर्ग का अलग अलग होता था। जैसे कि देखिए, ब्राह्मण का अलग होता था, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, और शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि शूद्रों का जो उपनयन संस्कार है वो नहीं होता था। तो ब्राह्मण के लिए जब ब्राह्मण वर्ग के जो भी बच्चे थे उनका जब उपनयन संस्कार होता था, तो उनको ब्राह्मण के लिए जब उपनयन संस्कार होता था, तो उनको जो ब्राह्मण बच्चे थे उनको गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता था, गायत्री मंत्र का जाप। और उनका जो प्रवेश होता था वो वसंत ऋतु में उनका प्रवेश होता था गुरुकुल में। ठीक, और उनको काले हिरण की खाल पहनाई जाती थी, काले हिरण की खाल। और उनको जब उनका उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ में बताया था कि यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया जाता था, तो उनको सूत वस्त्र का जनेऊ धारण कराया जाता था, सूत वस्त्र का। ठीक, तो ये था ब्राह्मणों के लिए गायत्री मंत्र का जाप, वसंत ऋतु में उनका प्रवेश होता था गुरुकुल में, काले हिरण के खान, और जनेऊ जब यज्ञोपवीत कराया जाता था तो उनको सूत वस्त्र का धारण कराया जाता था बच्चों को। ठीक, अब आगे चलिए। क्षत्रियों के लिए क्या आता था? क्षत्रियों के लिए त्रिष्टुप मंत्र का जाप कराया जाता था, त्रिष्टुप मंत्र का जाप कराया जाता था। और उनका ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के सीजन में इनका प्रवेश होता था गुरुकुल में, और उनके धब्बेदार हिरण की खाल पहनाई जाती थी। और जब इनका जनेऊ उपनयन संस्कार होता, जब इनको तात या सन का वस्त्र धारण कराया जाता था। ठीक, अब वैश्य के लिए जगती मंत्र का, उसी तरह वैश्य के लिए जगती मंत्र का जाप कराया जाता था। और शरद ऋतु में इनको जाड़ों में मतलब इनका प्रवेश होता था, इनको बकरे की खाल पहनाई जाती थी वैश्यों को, और इनको ऊन का जनेऊ धारण कराया जाता था, ऊन का, याद रखिएगा इतना चीज। तो ये था ब्राह्मणों के लिए। अब इनकी आयु में लिखा नहीं मैंने, ब्राह्मण की आयु थी 6 से 8 वर्ष, और क्षत्रिय की जो आयु थी 10 से 11 वर्ष थी, और वैश्य की 12 वर्ष थी। शूद्रों का वैदिकालीन शिक्षा में कोई स्थान नहीं था। ठीक, तो ये था हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये 10वां संस्कार था, और यह प्रवेश लिया जाता था उपनयन संस्कार से गुरुकुल में। और जब बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था, तब उन बच्चों को हम अंतःवासी, ब्रह्मचारी और कुलवासी के नाम से जानते थे। ठीक, तो उपनयन संस्कार हमारा हो गया। अब देखिए उसमें पाठ्यक्रम क्या थे, वैदिकालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या थे? तो एक पढ़ा था
और एक अपरा था। अपरा को धार्मिक शिक्षा कहते थे और अलौकिक शिक्षा इसमें दिया जाता था। ठीक, जैसे धार्मिक शिक्षा में वेद पुराण ग्रंथ आदि की शिक्षाएं दी जाती थी उस समय, और अपरा में लौकिक में रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र की जितनी भी चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा है, उपचार हुए, औषधियों के बारे में हुई, तो उस चीज की शिक्षा अपरा में लौकिक में दिया जाता था। ठीक, अब देखिए जब बालक का 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, मतलब एक 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तो उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था। ठीक, समापवर्तन संस्कार 12 वर्ष की शिक्षा जब पूर्ण कर लेता था, यानी कि जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता था, उस दिन से लेकर 12 वर्ष तक की शिक्षा जब वो पूर्ण करता था, तो उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था। समापवर्तन संस्कार, अब ये समापवर्तन संस्कार जब होता था बालक का, तो अब वो मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार और आगे की शिक्षा ले सकता था, यानी कि वो आगे की शिक्षा ले सकता था, और वो चाहता तो वो अपने घर वापस फिर जा सकता था समापवर्तन संस्कार के बाद। और जब ये 12 वर्ष की शिक्षा ले लेता था, तो उसको एक वेद का ज्ञाता हो जाता था। ठीक, तो उसी तरह मैंने क्रम में लिखा हूँ कि एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, यानी वो 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर चुका है। 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते हैं, और वो 24 वर्ष की शिक्षा होती थी। ठीक, 12 गुना के 24 वर्ष की। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, और 36 वर्ष की शिक्षा उसको कहा जाता था, यानी कि 36 वर्ष की शिक्षा वो पूर्ण कर चुका है 3 वेद का ज्ञाता। और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था, वो 48 वर्ष की शिक्षा हुआ करती थी। तो जो चारों वेद के ज्ञाता हो जाता था, तो उसको आदित्य कहा जाता था। ठीक, अब देखिए जब समापवर्तन संस्कार उसका हो जाता था, तो वो अपने घर इच्छा अनुसार जा सकता था, आया तो नहीं जा सकता था। ठीक, तो ये उपनयन संस्कार, समापवर्तन संस्कार हो गया। पाठ्यक्रम क्या क्या होते थे, और जब उपनयन संस्कार होता था, तो हर वर्ग के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, अलग अलग मंत्र थे, अलग अलग समय था, अलग अलग उनके कपड़े पहनाए जाते थे, खाल पहनाई जाती थी, जनेऊ अलग अलग धारण कराए जाते थे। तो ये चीज महत्वपूर्ण था, तो मैंने लिख दिया। और लास्ट में लिखा कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। ठीक, मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, अब आगे चलिए। अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल में जाकर वृक्ष के नीचे शिक्षा प्राप्त करना पड़ता था, तो उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से आती थी, तो मैंने उनके आय के स्रोत भी लिखा हूँ। भिक्षा के प्राप्त धन, यानी कि जो शिष्य होते थे वो भिक्षा मांगने जाते थे, तो जो भिक्षा से धन प्राप्त होता था, फिर धनी लोग जैसे साहूकार होते थे, वो कुछ गुरुकुल में दान करते थे, तो उनके द्वारा जो दिया गया धन होता था, फिर राज्य द्वारा प्राप्त अनुदान, राज्य जो थे मतलब जिस राज्य के पास में थे वो अनुदान करते थे राज्य, और गुरु दक्षिणा, यानी कि गुरु दक्षिणा का मतलब कि जब समापवर्तन संस्कार होता था ना, तो जो शिष्य होते थे अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे, इच्छा अनुसार अपनी, उन पर बाध्य नहीं था कि आप कुछ दक्षिणा दीजिए, वो अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। ये जो महत्वपूर्ण स्रोत थे गुरुकुल शिक्षा के महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो ये था हमारा वैदिक कालीन शिक्षा, पार्ट 2 था। पार्ट 1 पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिएगा। अब हमारा यहाँ से वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त हो गया। वैदिक कालीन शिक्षा से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे वो सब मैंने 2 वीडियो में बना दिया हूँ, छोटा छोटा वीडियो है 10 से 15 मिनट का, उस वीडियो को देख लीजिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त हो जाएगी। अब प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा, और वैदिक कालीन शिक्षा के बाद अब हमारा आएगा बौद्ध कालीन शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा प्राचीन काल की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम मध्यकालीन शिक्षा में आ जाएंगे, मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा, मतलब आधुनिक काल की शिक्षा के अंतर्गत स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा, उसमें जितने टॉपिक बनेंगे उसको हम पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। तब हमारा यह वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा जो कि शिक्षण कौशल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगर इन सभी वीडियो को आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।